हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3591। निश्चित रूप से आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार मैंने सभी चीनी नामों और शब्दों को हिंदी में अनुवाद किया है और उन्हें स्थायी रूप से सहेज लिया है। अब मैं गद्यांश को एक उपन्यास की तरह हिंदी में लिख रहा हूं। अंबर दल की अंदरूनी साजिश। अंबर दल के भीतर एक गहरी साजिश की हवा बह रही थी। एक संकरी और अंधेरी गलियारे में मीनराज ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वरिष्ठ भाई मीनराज, सब कुछ तय हो गया है। एक शिष्य ने दुबले पतले, थोड़े कमीने दिखने वाले चेहरे के साथ उसकी तरफ झुकते हुए कहा, 3 दिनों में नए रंगरूटों का अभ्यास परीक्षण होगा। मैंने पहले ही कुछ नए रंगरूटों को बाहर से भेज दिया है। मैं गारंटी देता हूं कि किसी को पता नहीं चलेगा। मीनराज ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक धीमी नीच हंसी में हंसा। उस समय, हे, चिंता मत करो, मैं अपनी गर्दन की कसम खाता हूं कि वे जीवित नहीं बचेंगे, शिष्य ने सावधानी से कहा। मीनराज ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे और मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। उसने अपने दाहिने हाथ को पलटा और उसके हाथ में 1 रुपयों की थैली दिखाई दी। उसने उसे पीछे फेंक दिया और कहा, यह तुम्हारा इनाम है। उस व्यक्ति ने थैली ली और उसे खोला। उसकी आंखें चमक उठीं और वह उत्तेजित होकर बोला, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। मीनराज ने कहा, काम पूरा होने के बाद और भी इनाम मिलेगा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई, चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से उन्हें प्राचीन क्रूर संप्रदाय से गायब कर दूंगा। मीनराज ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाओ। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद आकाश तलवार बाहर आया और मीनराज की तरफ देखा। उसने उदासीनता से कहा, बाहर से लाए हुए लोग, क्या तुम्हें विश्वास है? वह बच्चा आसान नहीं लगता। मीनराज का भाव बदल गया और उसने कहा, भाई आकाश तलवार, चिंता मत करो। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैंने बाहरी संप्रदाय में रखा है। वह बाहर से विशेषज्ञों को खोजने के लिए जिम्मेदार है, ताकि उन लोगों से छुटकारा मिल सके जिनसे हम आसानी से निपट नहीं सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें मार सकते हैं या नहीं। क्या यह कुछ आत्मा उत्पत्ति पत्थरों की बात नहीं है? भले ही हम उन्हें भीतरी संप्रदाय में प्रवेश करने दें, क्या तुम्हें लगता है कि वे जीवित रह सकते हैं? मीनराज ने व्यंग्य से हंसा। आकाश तलवार भी चौंक गया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। मीनराज ने कहा, भाई आकाश तलवार, मैंने सुना है कि वरिष्ठ बहन तारा ने एक चट्टान से कूदने की कोशिश की, लेकिन वह मरी नहीं। क्या यह सच है? आकाश तलवार ने गंभीरता से कहा, भाई मीनराज, तुम्हारी खबर सच में तेज है। तारा के बारे में सोचते हुए वह अपनी मुट्ठियों को भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर जो हुआ, उसे याद करके आकाश तलवार और भी असहज महसूस करने लगा। उसे एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य द्वारा डराया गया था। तारा के शरीर को प्राप्त करने का ऐसा अच्छा अवसर आर्यन ने नष्ट कर दिया था। वह आर्यन से दिल से नफरत करता था। वह आर्यन को 1000 टुकड़ों में काटना चाहता था। मीनराज ने कहा, मैं वरिष्ठ बहन तारा का प्रशंसक हूं। मैं उसकी हर हरकत के बारे में बहुत चिंतित हूं। मीनराज स्वाभाविक रूप से देवी रैंकिंग पर नंबर 1 की सुंदरता को चाहता था। आकाश तलवार ने कहा, ऐसा लगता है कि उसे तलाश करने वाले दर्पण का उपयोग करके वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, उसे नहीं ढूंढ पाई।
उसके बाद वह एक धुंध में बाहरी संप्रदाय में चली गई और प्राचीन युग की चट्टान से कूद गई। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह मरेगी नहीं और मुस्कुराते हुए वापस आएगी। मैंने उसे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वह मुस्कान, उसकी मुस्कान 10,000 शहरों को गिरा सकती है। जब तारा सुबह संप्रदाय में लौटी तो उसने उसे दूर से देखा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उस तरह की खुशी भरी मुस्कान। उसने कभी किसी महिला को इतना मोहक मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। मीनराज ने कहा, क्या प्राचीन चट्टान में कुछ हुआ था? आकाश तलवार ने कहा, क्या तुम्हें भी तारा पसंद है? मीनराज ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, देवी सूची में नंबर 1 की सुंदरता को कौन पसंद नहीं करेगा? आकाश तलवार ने कहा, उसे भूल जाओ। भले ही तुम उसे पसंद करते हो, वह तुम पर एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं देगी। आज सुबह वह वरिष्ठ भाई राघव के साथ मुख्य हॉल के महान बुजुर्ग से मिलने गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बहुत संभावना है कि वे परमेश्वर स्थान के मूल्यांकन में भाग लेंगे। एक बार जब वह परीक्षा पास कर लेती है, उस समय वह आकाश में एक परी होगी और हम जमीन पर केवल नश्वर होंगे। मीनराज की निगाहें तेज हो गईं, सच में? आकाश तलवार ने कहा, क्या मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? मीनराज ने गुप्त रूप से मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे वास्तव में वरिष्ठ बहन को परीक्षा देने से पहले पाना होगा। कहे? आकाश तलवार ने कहा, वह बाहरी संप्रदाय के बहुत करीब है और वह वही व्यक्ति भी है जिससे तुम इस बार निपटने वाले हो। शायद अगर तुम उस बच्चे को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम जूनियर बहन तारा की कमजोरी को पकड़ पाओगे। मीनराज की आंखों में चमक आ गई, सच में? आकाश तलवार ने कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यह संभव है। मीनराज ने कहा, तो मुझे इसका अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। 10 दानव पर्वत अजगरों को मारो, इनाम 10 अंक। 1000 साल की आत्मा घास इकट्ठा करो, इनाम 6 अंक। किंगयुन शहर को डाकुओं से छुटकारा पाने में मदद करो, इनाम 11 अंक। मिशन हॉल में आर्यन ने आज जारी किए गए मिशन को देखा। प्राचीन क्रूर संप्रदाय में कई शिष्य थे और हर दिन जारी किए गए मिशनों को उठाया जाएगा और अगले दिन फिर से जारी किया जाएगा। कुछ मिशनों को बार बार उठाया जा सकता था। राक्षसों को मारने और आत्मा घास इकट्ठा करने के कुछ मिशन विशेष रूप से आत्मा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए थे। आत्मा दवा का उपयोग हर दिन जारी किया जाएगा। निम्न स्तर की आत्मा घास अपेक्षाकृत सुरक्षित थी और अंक भी कम थे। उच्चस्तरीय आत्मा घास केवल गहरे पहाड़ों और घने जंगलों में पाई जा सकती थी। यह खतरनाक था। अंक भी अपेक्षाकृत अधिक थे। कुछ मिशन ऐसे थे जिन्हें बदला नहीं जाएगा, क्योंकि किसी ने कभी इसे पूरा नहीं किया था। समय के साथ अंकों का इनाम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 3 दिव्य खोजों में से एक, दक्षिणी स्वर्ग द्वार से गुजरना, तारा द्वारा पूरा किया गया था और दूसरी दिव्य खोज स्वर्गीय न्यायालय पर कब्जा करना भी दिखाई दी। मिशन अंक इनाम 900 अंक। दक्षिणी स्वर्ग द्वार का मिशन पूरा हो गया था। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और स्वर्गीय न्यायालय पर कब्जा करने का मिशन स्वीकार करना चाहते थे। हालांकि आर्यन फिलहाल नहीं जाना चाहता था। दक्षिणी स्वर्ग द्वार का मिशन पहले से ही इतना मुश्किल था, दूसरा चरण और भी मुश्किल होगा। इसके अलावा अभी तक कोई नहीं जानता था कि वे मिशन के बारे में क्या जानते थे, लेकिन उन्हें लौटने पर एक समझ होनी चाहिए। फिर से, अगर वह उस कदम तक नहीं पहुंचा, तो आर्यन इस मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहता था। स्वर्गीय न्यायालय निश्चित रूप से खतरनाक था।
आर्यन ने मिशन के अंकों को देखा और मन में सोचा, यह अंकों की मात्रा बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं हर दिन थोड़ा और स्वीकार कर सकता हूँ। आर्यन खिड़की पर चला गया, 3 पहचान बोर्ड निकाले और कहा, वरिष्ठ भाई, मैं 3 मिशन स्वीकार करूंगा। एक व्यक्ति एक दिन में केवल एक मिशन स्वीकार कर सकता था। केवल मिशन में सफल या असफल होकर ही कोई दूसरा मिशन स्वीकार कर सकता था। यदि किसी के पास एक मिशन था, तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ भाई ने आर्यन को देखा और कहा, तुम तीनों अभी नए हो, क्या तुम इस तरह के उच्चस्तरीय मिशन को स्वीकार करना चाहते हो? तुम पहले एक निम्नस्तरीय मिशन के साथ क्यों नहीं शुरू करते? उच्चस्तरीय मिशन बहुत खतरनाक थे। उनके पास प्रत्येक शिष्य को मिशन के खतरे की याद दिलाने का कर्तव्य था। आर्यन ने कहा, आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। मैं उच्च स्तर की कठिनाई को चुनौती देना चाहता हूं। उसने आर्यन को देखा और कुछ और नहीं कहा। उसने 3 पहचान बोर्डों पर प्रतीकों को दर्ज किया और कहा, मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। आर्यन ने फिर से कहा, धन्यवाद। ये तीनों मिशन कमोबेश एक ही जगह पर थे। एक बार में 3। इससे मिशन के लिए आवश्यक समय बचाया जा सकता था। आर्यन मिशन हॉल से बाहर निकला। वह टेलीपोर्टेशन हॉल में नहीं गया। उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन टोकन की आवश्यकता थी। इस तरह का टोकन केवल बुजुर्गों या काले बाजार में ही मिल सकता था। एक टेलीपोर्टेशन टोकन की कीमत 1000 आत्मा उत्पत्ति पत्थर तक हो सकती थी। आर्यन के लिए 1000 आत्मा उत्पत्ति पत्थर एक बड़ी राशि थी। वह अभी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वह टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग नहीं कर सकता था, न ही वह उड़ने वाले जानवर का उपयोग कर सकता था। वह केवल अपने पैरों से चल सकता था। हालांकि उसने जो मिशन स्वीकार किए थे, वे सभी प्राचीन क्रूर संप्रदाय की पर्वत श्रृंखला की गहराई में थे, बहुत दूर नहीं। आर्यन प्राचीन क्रूर संप्रदाय से बाहर चला गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3592। जैसे ही आर्यन ने पहाड़ की गहराई में कदम रखा, उसके भीतर प्राचीन नाग देवता की शक्ति जागृत हो गई। एक विचार के साथ उसका शरीर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक टहनी पर जा टिका। एक उछाल में वह पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर दूर जा पहुंचा। एक और उछाल के साथ उसकी गति किसी प्रेत जैसी हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब मैं प्राचीन नाग शरीर की शक्ति का आसानी से उपयोग कर सकता हूं। अगर प्राचीन नाग शरीर की शक्ति न होती, तो मुझे यात्रा करने में न जाने कितने दिन लगते। इसके साथ यह बहुत आसान हो गया है, आर्यन ने सोचा। आर्यन ने प्राचीन नाग शरीर की शक्ति को 10 स्तरों में विभाजित कर दिया था। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह बिना किसी दुष्प्रभाव के प्राचीन नाग शरीर के पहले स्तर का आसानी से उपयोग कर सकता था। दूसरा स्तर युद्ध श्रृंखला का था। उसका शरीर इसे सहन कर सकता था, लेकिन एक समय सीमा थी। अगर वह समय सीमा पार कर जाता, तो दुष्प्रभाव होते। प्राचीन नाग शरीर का तीसरा स्तर दूसरे स्तर से आधा ही चल सकता था, और इसके भी दुष्प्रभाव होते थे। चौथा स्तर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह आत्मयातना भी था। पांचवां स्तर आर्यन ने अभी तक सक्रिय नहीं किया था। छठा, सातवां और उसके बाद के स्तर, वह उन्हें बिल्कुल भी सक्रिय नहीं कर सकता था। उसका शरीर उसे सहन नहीं कर सकता था। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था, और उसकी साधना इतनी ऊंची नहीं थी।
वह इसे केवल 5वें स्तर तक ही सक्रिय कर सकता था। अगर वह 5वें स्तर से आगे बढ़ता तो संभवतः उसका शरीर फट जाता, जब तक कि उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए कोई विशेष शक्ति न हो। प्राचीन नाग शरीर आदिम जगत में साधना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे साधना के लिए प्राचीन जगत में प्रवेश करना पड़ा। अगर वह 10वें स्तर के चरम पर पहुंच जाता तो वह प्राचीन नाग शरीर की शक्ति नहीं बल्कि सच्चा प्राचीन नाग देवता होता। हालांकि आर्यन इसे केवल 5वें स्तर तक ही सक्रिय कर सकता था, लेकिन प्राचीन नाग शरीर की शक्ति बहुत मजबूत थी। मूल रूप से नश्वर दुनिया में उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला था। ऊला ऊला। उसके कानों के पास से एक तेज हवा गुजरी, जैसे कोई कार तेजी से निकल रही हो। पैदल चलने में 2 दिन लगते। हालांकि आदिम नाग शरीर को सक्रिय करने में वहां पहुंचने में केवल 3 घंटे लगे। हूँ। आर्यन उतरा और एक घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। बहुत सारे बाहरी पंथ के शिष्य अंदर बाहर जा रहे थे और वह बुदबुदाया, मिशन में जिस अग्नि वृषभ घाटी का उल्लेख किया गया है वह यही होनी चाहिए, है ना? मिशन 1, 10 अग्नि वृषभ को मारो। मिशन उद्देश्य अग्नि वृषभ का सींग वापस लाओ। अग्नि वृषभ का सींग न केवल एक प्रकार की आध्यात्मिक औषधि थी, बल्कि इसे एक हथियार में भी गढ़ा जा सकता था। अग्नि वृषभ के सींग का मिशन हर दिन होता था, इसलिए यहाँ काफी लोग थे। वास्तव में यहाँ तक कि लोग पूरे साल यहाँ तैनात रहते थे, और ऐसे लोग भी थे जो सीधे अग्नि वृषभ के सींग बेचते थे। जूनियर ब्रदर, क्या तुम अग्नि वृषभ के सींग का कार्य करने आए हो? एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया, जिसके सिर पर 2 अग्नि वृषभ के सींग के आभूषण थे। वह लंबा और मजबूत था और उसके बाल थोड़े अस्तव्यस्त थे। अपने 2 सींगों के साथ वह एक बैल दानव राजा जैसा लग रहा था। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। वह व्यक्ति हंसा, मेरे पास तैयार अग्नि वृषभ के सींग हैं, मैं तुम्हें उन्हें सस्ते में बेचूंगा। एक सेठ के लिए 100 आध्यात्मिक पत्थर। तुम्हें कितने चाहिए? 100। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने आदमी की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना अमीर हूं? उस आदमी ने आर्यन को ऊपर नीचे देखा और कहा, तुम अमीर तो नहीं लगते, लेकिन क्या यह कहावत नहीं है कि तुम किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते? तुम्हारी साधना इतनी कम है, तुम इतनी खतरनाक जगह में क्या कर सकते हो? अगर तुम मिशन पूरा करना चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है, और वह है मुझसे इसे खरीदना। चिंता मत करो, मैंने हमेशा अपने व्यवसाय को एक रहस्य रखा है। मैं निश्चित रूप से किसी को भी नहीं बताऊंगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। बहुत से लोग यहाँ शांत अभिनय करने के लिए मिशन करने आते थे, महिलाओं का पक्ष जीतने के लिए या बड़ों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। इनमें से अधिकांश लोग अग्नि वृषभ के सींग खरीदने का विकल्प चुनेंगे। किसी भी मामले में मिशन का लक्ष्य अग्नि वृषभ का सींग था, और वे उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया की परवाह नहीं करेंगे। इससे बहुत से लोग यहाँ तैनात हो गए, पैसा कमाने के लिए। आर्यन ने कहा, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया और कहा, तुम इसे पहले रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर तुम कुछ गिरवी रख दो तो यह ठीक रहेगा। आर्यन ने कहा, मेरे पास कुछ भी कीमती नहीं है, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। चेन शान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम इसे खरीद सकते हो तो खरीदो। अगर नहीं खरीद सकते तो अपना समय बर्बाद मत करो। दूर से कवच पहने और बहुत मूल्यवान उपकरण पहने एक व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर चिल्लाया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। चेन शान ने सिर हिलाया और झुककर कहा, सीनियर ब्रदर झोंग, मैं वहीं आ रहा हूं। इसके बाद
चेन शान ने आर्यन की ओर देखा और कहा, जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, भले ही तुम अंदर जाओ, तुम किसी भी अग्नि वृषभ को नहीं मार पाओगे। इस जगह पर झोंग क्यूई ने कब्जा कर लिया है। उसने इस जगह पर एकाधिकार कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे यहीं खरीदना चाहिए। आर्यन नहीं जानता था कि झोंग क्यूई कौन था और पूछा, झोंग क्यूई कौन है? चेन शान चौंक गया और कहा, तुम बाहरी पंथ में दूसरे स्थान पर आने वाले झोंग क्यूई को भी नहीं जानते। तुम प्राचीन उग्र पंथ के शिष्य हो या कौन? तुम एक नए आए हो? आर्यन ने कहा, मैं कुछ दिन पहले ही प्राचीन उग्र पंथ में शामिल हुआ हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि यह झोंग क्यूई है या झोंग गुई, मैं यहाँ मिशन पूरा करने आया हूँ। खत्म। आर्यन घाटी में चला गया। चेन शान उस पर चिल्ला भी नहीं पाया। जैसे ही वह घाटी में कदम रखने वाला था, दो शिष्यों ने अपने हाथों में भाले लिए हुए आर्यन का रास्ता रोक दिया और कहा, क्या तुमने टोल का भुगतान किया है? आर्यन ने कहा, टोल? एक शिष्य ने कहा, यह सही है। आर्यन ने कहा, मैं कभी टोल नहीं देता। भुगतान नहीं कर रहे हो? भुगतान नहीं कर रहे हो? अगर तुम इसे नहीं दोगे तो अंदर मत जाओ, एक शिष्य ने आर्यन को घूरते हुए कहा। तलवारबाज के राज्य का एक कूड़ा यहाँ आने की हिम्मत करता है। उसे खत्म करने का इंतजार नहीं कर रहा था। आर्यन का आंकड़ा हिल गया। उसने अपना हाथ उठाया और नीचे थप्पड़ मारा। पाह! बाम! शिष्य को तुरंत जमीन पर थप्पड़ मारा गया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी क्योंकि उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, और एक भारी आवाज के साथ उसने कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कुत्ते, मैं तुम्हारी जान चाहता हूं। उसे उठने का इंतजार किए बिना आर्यन ने उस पर कदम रखा और कहा, तुम किसकी जान चाहते हो? उसने अपने पैरों से बल लगाया। बाम! उसने सीधे उसके सिर को मिट्टी में रौंद दिया, जिससे उसे एक मुंह मिट्टी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह पागलपन से संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह उठ नहीं पाया। दूसरे शिष्य ने आर्यन की ओर देखा और अपना भाला चलाया। भाले की छाया बारिश जैसी थी, जो आर्यन के पूरे शरीर को घेर रही थी। आर्यन का दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया। लंबी तलवार लगातार हिल रही थी। लंबे भाले को तुरंत काट दिया गया। लंबी तलवार शिष्य की गर्दन पर रखी गई थी और उसने कहा, हिलने की कोशिश करो। उन दोनों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने उदासीनता से कहा, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? पाह पाह! तुम तो कुशल भी हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवारबाज के राज्य के एक साधक के पास ऐसी कलाएं होंगी। मैंने इसे पहली बार देखा है। तंबू में एक आदमी बाहर चला गया। यह कवच में सीनियर ब्रदर था। उसकी आंखें संकरी हो गईं क्योंकि वह मुस्कुराते हुए आर्यन के बगल में चला गया। उसने जमीन पर गार्ड को देखा और एक भारी आवाज के साथ कहा, तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? वे दोनों जल्दी से पीछे हट गए। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, जूनियर ब्रदर, क्या तुम मिशन करने के लिए अग्नि वृषभ घाटी में आए थे? आर्यन ने कहा, हाँ। वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, बाहरी पंथ का शिष्य? नया आया हुआ? आर्यन ने कहा, हाँ। वह जारी रहा, तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? यह किसका क्षेत्र है? आर्यन ने कहा, मैं नहीं जानता। उसके मुंह का कोना ठंडा हो गया और उसकी आवाज भी ठंडी हो गई। उसने कहा, तुम मेरी बात सुनो, मेरा नाम झोंग दयोन है। यह मेरे भाई का क्षेत्र है। मेरे भाई का नाम झोंग क्यूई है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।
एपिसोड 3593। आपकी पिछली जानकारी के अनुसार मैं सभी चीनी नामों को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं और कहानी को एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। अग्नि वृषभ घाटी की ओर। अगर मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो आर्यन ने अपनी नजरें उठाईं और ठंडी आवाज में कहा। एक युवक जिसका नाम झोंग दयोंग था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही अहंकारी और उपहासपूर्ण थी। वह आर्यन की ओर देखकर बोला, मैंने तुम में थोड़ी ताकत देखी और तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन जब तुम इज्जत से नहीं मानोगे तो। झोंग दयोंग ने एक पल के लिए अपनी हंसी रोकी, फिर जोर से चिल्लाया, नर्क में जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली जो सीधे आर्यन के दिमाग पर हमला करने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। यह झोंग दयोंग की दमनकारी शक्ति, जो किसी को भी कुचलने के लिए काफी थी, आर्यन के सामने एक मिट्टी के बैल की तरह सागर में समा गई। यह शक्ति उसे जरा भी नहीं कुचल पाई। झोंग दयोंग ने सोचा था कि वह अपनी उच्च शक्ति से आर्यन को जमीन पर गिरा देगा और उस पर पैर रखेगा, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से बेकार साबित हुई। झोंग दयोंग ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। जब उसकी शक्ति काम नहीं आई, तो उसने अपना हाथ घुमाया और एक जोरदार हथेली का वार किया। उसकी हथेली से आग की लपटें निकलीं। प्रचंड अग्नि प्रज्वलन हथेली। धूम। आग की लपटें गड़गड़ाती हुई एक भीषण गर्मी के साथ आर्यन की ओर बढ़ीं। नीचे गिरो, झोंग दयोंग ने चिल्लाया। उसे अपनी प्रचंड अग्नि प्रज्वलन हथेली पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि एक तलवारबाज की साधना इस हमले का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन आर्यन की आंखें सख्त हो गईं और उसने अपना दाहिना हाथ नीचे किया। धूम। उसकी मांसपेशियां फूल गईं। शक्ति प्रवाहित होने लगी। शक्तिराज मुष्टि। उसने झोंग दयोंग की हथेली की ओर मुक्का मारा। उसी समय उसके प्राचीन नागकाया की शक्ति भी बाहर आई। टक्कर। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। आर्यन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके विपरीत झोंग दयोंग तुरंत हवा में उछल गया और एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह काफी देर तक उठ नहीं पाया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। इस तरह के निम्न स्तर के राक्षस उसके लिए बेकार थे। उसे न तो अनुभव की जरूरत थी और न ही स्तर को बढ़ाने की इच्छा। आर्यन ने अपनी आभा को वापस लिया, आधेमरे झोंग दयोंग को देखा और उदासीनता से कहा, अब मैं अंदर जा सकता हूं। इतना कहकर आर्यन घाटी में चला गया। आसपास के लोग आर्यन के इस काम से हैरान थे। क्या क्या इसने झोंगची के भाई को पीटने की हिम्मत की? क्या यह मरना चाहता है? यह बच्चा क्या पागल हो गया है? तुमने बाहरी पंथ के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब यहां जीवित रह पाओगे? यह बच्चा आकाश की विशालता को नहीं जानता। एक नौसिखिया इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? झोंगची एक पूज्य तलवारबाज है। यह बच्चा तो जरूर मरेगा। बाहरी पंथ के 10 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में दूसरे स्थान पर रहा झोंगची, जिसकी साधना को कम नहीं आंका जा सकता था। हजारों बाहरी शिष्यों के बीच दूसरे स्थान पर होना उसकी ताकत को दर्शाता था। बाहरी पंथ में कोई भी झोंगची से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। झोंग दयोंग झोंगची का छोटा भाई था। अब जब आर्यन ने उसे अधमरा कर दिया था, तो झोंगची इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। हालांकि झोंगची अभी एकांत साधना में था और 2 महीने बाद होने वाली आंतरिक पंथ की परीक्षा की अंतिम तैयारी कर रहा था। अगर ऐसा न होता, तो वह शायद अब तक आर्यन को मारने आ गया होता।
झोंगदयोंग किसी तरह जमीन से उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता भरी थी। उसने भारी आवाज में कहा, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आर्यन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ज्यादातर समय अगर वह मुट्ठी से किसी समस्या को हल कर सकता था, तो वह परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वह बस शांति से अपना मिशन पूरा करना चाहता था, आंतरिक पंथ में प्रवेश करना चाहता था, महान भगवान अंतरिक्ष में जाना चाहता था, रहस्यमयी सम्राट को ढूंढना चाहता था और उसे मारना चाहता था। अग्नि वृषभ घाटी में बाहरी पंथ के शिष्य हर जगह देखे जा सकते थे। वे 3 से 5 के समूह में अग्नि वृषभों का शिकार कर रहे थे। आर्यन अकेला ही गहरी घाटी की ओर चला गया। गहरी घाटी में अग्नि वृषभ उच्च स्तर के थे। जब उन्होंने किसी इंसान को देखा, तो वे एक लाल कपड़े को देखकर भड़के हुए सांड की तरह पागल हो गए। उनकी नाक से आग की लपटें निकलने लगीं और उनके शरीर जलने लगे। उन्हें अग्नि वृषभ इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके शरीर जल सकते थे। वे अग्नि प्रकार के दानव जानवर थे। उन्होंने अपने अगले पैरों से जमीन को खोदा, अपने शरीर को झुकाया और आग की एक बिजली की तरह आर्यन की ओर दौड़े। उनकी गति बहुत तेज थी। आसपास के पेड़ भी तुरंत जल गए और जमीन पर आग की एक लंबी लकीर बन गई। मुंह आर्यन ने अपनी बड़ी सुयंत्र गदा निकाली, लेकिन उसने प्राचीन नागकाया की आभा को नहीं छोड़ा। पागल जानवर की तलवार कला। नाग का उदय। उसने अपनी तलवार उठाई। तलवार की एक तेज धार जमीन से निकली। यह सीधे अग्नि वृषभ के पेट में जा लगी, लेकिन उस विशाल अग्नि वृषभ के शरीर में बस थोड़ी सी हलचल हुई। पेट में दर्द महसूस होने पर वह और भी उग्र हो गया। अपना सिर झुकाकर उसने अपने 2 अग्नि वृषभ सींगों से आर्यन की ओर वार किया। धूम! आर्यन ने अपनी तलवार से वार को रोका। उसकी बाहें थोड़ी सुन्न हो गईं और जलती हुई लपटें उसे जलाने ही वाली थीं। मुंह अग्नि वृषभ गर्जना करने लगा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और फिर से हमला किया। उसकी ताकत बहुत जोरदार थी। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी और अपने दाहिने हाथ को हिलाया, शक्तिराज मुष्टि। उसने अग्नि वृषभ के सिर के बीचों बीच मुक्का मारा। अग्नि वृषभ का सिर फट गया और वह दर्द में तेजी से चिल्लाया, लेकिन वह और भी पागल हो गया और आर्यन को हवा में उछाल दिया। ओह देवेंद्र! यह तो पागल भी हो सकता है। आर्यन हवा में पलटा और कुछ कदम पीछे हट गया। तभी 4 बाहरी पंथ के शिष्य बाहर आए। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने कभी किसी को इस तरह अग्नि वृषभ का शिकार करते हुए नहीं देखा। अग्नि वृषभ से ताकत में मुकाबला कर रहे हो? कनिष्ठ भाई, क्या तुम थोड़े ज्यादा अहंकारी नहीं हो? अब जब अग्नि वृषभ घायल हो गया है, तो हम इसका शिकार कर सकते हैं। चारों एक साथ हंसने लगे। अग्नि वृषभ पागल हो गया था। उसके सिर और पेट में चोट लगी थी और उसकी ताकत कम हो गई थी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। चारों उछले और अग्नि वृषभ को घेर लिया। आर्यन ने धीरे से कहा, क्या मेरा शिकार चुरा रहे हो? उनमें से एक हंसा, हाँ तो क्या? क्या तुम नाखुश हो? हाँ हाँ हाँ। चूंकि तुम एक ही पंथ के हो, मैं तुम्हें भी अपंग कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। वे सभी हंसने लगे। अग्नि वृषभ सींगों की कमी थी और आर्यन अकेला था। वे ऐसे दुर्लभ मौके को कैसे छोड़ सकते थे? स्वाभाविक रूप से उन्हें जाकर शिकार चुराना ही था। आर्यन हंसा, यह बिल्कुल खेल जैसा है, जहां ज्यादा लोग कम लोगों को तंग करते हैं। एक शिष्य हंसा और बोला, हाँ, हम तुम्हें संख्या में ज्यादा होने की वजह से तंग कर रहे हैं।
तुम क्या कर सकते हो? छोटे, उस पर समय बर्बाद मत करो, चलो पहले इस जानवर से छुटकारा पाते हैं। वे चारों अग्नि वृषभ पर हमला करने वाले थे, लेकिन उनकी नजरें अचानक धुंधली हो गईं और आर्यन उनके सामने आ गया। और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, आर्यन ने जोरदार मुक्का मारा। धूम! अग्नि वृषभ सीधे जमीन पर गिर गया। जमीन पर पड़ा हुआ वह अब सांस नहीं ले रहा था। उसके शरीर पर लगी आग की लपटें भी बुझ गईं। आर्यन अग्नि वृषभ की पीठ पर खड़ा था। उसने उन चारों को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मेरा शिकार चुरा रहे हो क्या? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? एक ही मुक्के में अग्नि वृषभ को पल भर में मार दिया। वे चारों थोड़े हक्के बक्के रह गए। अग्नि वृषभ की पीठ पर खड़े आर्यन को देखकर वे थोड़े भ्रमित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्यन ने कहा, क्या क्या तुम अब भी इसे छीनना चाहते हो? अग्नि वृषभ का शिकार करने का मकसद अग्नि वृषभ सींगों के लिए था। अब जब आर्यन ने अग्नि वृषभ सींग नहीं लिए थे, तो उनके पास अभी भी इसे छीनने का मौका था। एक जोड़ी अग्नि वृषभ सींगों की कीमत दर्जनों या सैकड़ों मूल भावना पत्थरों के बराबर थी। किसी भी बाहरी पंथ के शिष्य के लिए यह एक छोटी संख्या नहीं थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3594। आर्यन ने सोचा था कि वे चारों उससे पीछा करके सींग छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सभी जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसकी उम्मीद के विपरीत उनकी आंखों में पूजा और समर्पण की भावना थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आर्यन ने सीधे सीधे कहा। छोटे भाई, अगर वह किसी को अपना शिष्य बनाना चाहता था, तो कम से कम एक काबिल शिष्य तो हो। इन चारों का स्तर बहुत कम था और उनकी यात्रा बहुत खतरनाक थी। अगर वे उसके साथ जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। आर्यन के सीधे सीधे मना करने पर चारों एक साथ बोले, बॉस, अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम यहीं घुटने टेक कर बैठे रहेंगे। आर्यन ने जवाब दिया, इससे मुझे क्या? तुम जितनी देर चाहो घुटने टेक सकते हो। यह जमीन मेरी नहीं है। परंतु मुझे तुम्हें चेतावनी देनी पड़ेगी, यहाँ आसपास बहुत से अग्नि बैल हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। इतना कहकर आर्यन ने अग्नि बैल के सींग ले लिए और वहां से जाने लगा। बॉस, बॉस! उन चारों ने चिल्लाया, लेकिन आर्यन रुका नहीं। जैसे ही वह घने जंगल में गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया, वह रुक गया और सोचने लगा, तुमने अभी क्या कहा था? एक आवाज आई जो विवेकानश की थी। उसने कहा, ये चारों थोड़े खास हैं। इनके पास क्रमशः धातु, काष्ठ, अग्नि और पृथ्वी के विशेष गुण हैं। बस उन्हें इसका पता नहीं है और उनकी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इन्हें स्वीकार कर लें। यह अजीब बात है गुरुजी, मुझे लगता है कि आपके पुनर्जन्म के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको पंच तत्वों वाले शरीर के चारों तत्व एक साथ मिल गए हैं। उनकी क्षमताओं के साथ भविष्य में उन्हें पंच तत्वों वाले नियम का नियंत्रक बनाया जा सकता है। वे इसके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं, विवेकानश ने उत्साहपूर्वक कहा। पंच तत्वों वाला शरीर सामान्य नहीं था। यहाँ तक कि उच्च देवता अंतरिक्ष में भी यह बहुत दुर्लभ था। परंतु आर्यन को एक ही बार में चार तत्व मिल गए थे, और वे भी ऐसे जो बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थे। वे कच्चे हीरे की तरह थे। अगर उन्हें बिना सोचे समझे तराशा गया तो उनकी क्षमता व्यर्थ हो जाएगी। उनका जागृत न होना सबसे अच्छा था।
अगर उन्हें विवेकानंद का मार्गदर्शन मिलता तो वे चारों आसमान छू सकते थे। आर्यन ने कहा, पंच तत्वों वाले शरीर के चार तत्व। विवेकानंद, क्या वे सच में उतने ही अच्छे हैं जितना तुम कहते हो? विवेकानंद ने कहा, गुरुजी, मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आपसे नहीं। इन चारों में बहुत क्षमता है। अगर उनके शरीर में पंच तत्वों की शक्ति जागृत हो जाए तो वे निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छू लेंगे। ये चारों दुर्लभ हैं। मेरा सुझाव है कि आप उन्हें स्वीकार करें। मैं उन्हें प्रशिक्षित करूंगा। विवेकानंद नहीं चाहता था कि आर्यन यह अवसर खो दे। यही कारण था कि आर्यन अचानक रुक गया था। वह अंधेरे में उन चारों की प्रतिक्रियाओं को देखना चाहता था। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? अगर वह हमें स्वीकार नहीं करते तो क्या हमें सच में यहीं घुटने टेक कर बैठे रहना चाहिए? अपनी बात पर कायम रहो। यहाँ बहुत से अग्नि बैल हैं। अगर कोई बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे? बड़े भाई, हमारे लिए यहाँ घुटने टेक कर बैठना ठीक नहीं है। क्या आप भूल गए कि हमारी छोटी बहन घर पर हमारा इंतजार कर रही है? अगर हम उसे बचाने के लिए स्वर्गीय जल मोती नहीं खरीद पाए तो? हाँ बड़े भाई, छोटी बहन की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु हम चारों मिलकर भी एक अग्नि बैल से मुकाबला नहीं कर सकते और हमारा मिशन 10 जोड़ी अग्नि बैल के सींग लेने का है। चारों चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और उनके चेहरों पर दर्द की भावना थी। असल में वे यहाँ नहीं आते। उनका स्तर यहाँ आने के लिए बहुत कम था। परंतु स्वर्गीय जल मोती खरीदने के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना पड़ा। घाटी में कुछ दिन भटकने के बाद वे एक भी अग्नि बैल को नहीं मार पाए। उन्होंने यहाँ के कुछ बॉस के साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें परेशान किया गया। बड़ी मुश्किल से वे आर्यन से मिले, लेकिन आर्यन ने उन्हें एक ही मुक्के से मार दिया था। वे चाहते थे कि आर्यन उनका सहारा बने, परंतु उनकी क्षमता बहुत कम थी। कौन उनकी परवाह करेगा? कमजोरों का यही हाल था। कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे किसी के साथ मिलकर काम करते तो भी उनका अपमान होता था। यो, क्या ये वही चार कूड़ेदान नहीं हैं? क्या हुआ? फिर से किसी के सामने घुटने टेक कर बैठे हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे जैसे चार कूड़ेदानों को कौन चाहेगा? मेरे घर में शौचालय साफ करने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तुम क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर से कुछ लोग घने जंगल से बाहर आए। वे लगभग दर्जनों लोग थे। उन चारों को घुटने टेक कर देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। उन चारों के चेहरे उदास हो गए और उन्होंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आत्महीनता का एहसास था। बड़े भाई, यह प्रज्वलित क्रोधी युद्ध दल है। चलो चलते हैं। अगर हम यहाँ घुटने टेक कर बैठे रहे तो वे हमारा और भी मजाक उड़ाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें सबसे पहले प्राचीन प्रज्वलित संप्रदाय में नहीं आना चाहिए था। देखो हमने पिछले कुछ सालों में क्या सीखा है। अब हमने अपनी छोटी बहन की जिंदगी भी जोखिम में डाल दी है। उनमें से एक खड़ा हुआ और बोला, चलो चलते हैं। अगर वे वहीं रुकते तो उनका और मजाक उड़ाया जाता। परंतु जब वे चारों खड़े हुए तो प्रज्वलित क्रोधी युद्ध दल के सदस्यों ने उनका रास्ता रोक दिया और हंसते हुए बोले, क्या तुम जाना चाहते हो? रुको, अभी हमारी हंसी खत्म नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ। प्रज्वलित क्रोधी युद्ध दल के सदस्य फिर से हंसने लगे। उन चारों की आंखें काली पड़ गईं।
उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कप्तान बाहर आया और उन चारों को देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। उसने कहा, मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा हूं। तुम चारों अग्नि बैल गुफा में जाओ और 10 अग्नि बैल को बाहर निकालो। 10 को बाहर निकालो और मैं तुम्हें एक सींग दूंगा। अग्नि बैल घाटी में सभी अग्नि बैल गुफा से बाहर आए थे। कुछ लोगों का कहना था कि अग्नि बैल गुफा में दिव्य खजाने थे। बहुत से लोग जोखिम उठाना चाहते थे। यह बस इतना था कि जो लोग गुफा में गए थे वे अभी तक बाहर नहीं आए थे। चारों के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, अग्नि बैल गुफा। हर कोई जानता है कि अग्नि बैल गुफा में जाने का मतलब मौत है। कौन हमें तोप का चारा बनाना चाहता है? कप्तान मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत कुछ जानते हो। जैसा कि कहावत है, खतरे के बीच में धन की तलाश करना। अगर तुम अग्नि बैल के सींग लेना चाहते हो तो तुम हम पर ही निर्भर हो। यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। अग्नि बैल गुफा बहुत खतरनाक थी। उसमें जाने का मतलब मौत था। यहाँ तक कि झोंक्युई, जो अग्नि बैल घाटी को नियंत्रित करता था, भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वे नीचे जाते तो वे निश्चित रूप से जीवित नहीं बचते। परंतु जैसा कि प्रज्वलित क्रोधी युद्ध दल के कप्तान ने कहा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वे मिशन पूरा करना चाहते थे तो शायद यह उनका एकमात्र मौका था। चारों ने एक दूसरे को देखा। नेता ने कहा, अगर हम सहमत नहीं होते तो क्या होगा? उग्रबाग के कप्तान के होंठ मुड़े और वह ठंडा हंसा, मैंने अभी तुम्हें एक मौका दिया, क्या तुम जानते हो कि वह क्या मौका है? यह जीने का मौका है। समझ गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है? हाँ हाँ हाँ। सभी जोर जोर से हंसने लगे। यह बहुत सरल था। उन चारों के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे नहीं जाना चाहते थे तो भी उन्हें जाना पड़ता। अगर वे नहीं जाते तो वे मर जाते। अगर वे जाते तो शायद उनके पास एक मौका था। यह एक कमजोर की जिंदगी थी। उनके पास अपनी किस्मत को नियंत्रित करने की भी क्षमता नहीं थी। चारों ने दांत पीसे और मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन यह सब व्यर्थ था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3595। आर्यन की दहाड़। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात खत्म की, सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। सामने खड़े उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन को अपनी ओर आते देख वे हक्के बक्के रह गए, जड़वत खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लगभग आधे मिनट तक वे अवाक रहे, फिर अचानक उन्हें होश आया और उनमें से एक बोल उठा, मालिक। आर्यन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वहीं रौद्रज्वाला के कप्तान ने आर्यन को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई है? उसके बगल में खड़े कुछ लोग आर्यन की खेती की स्थिति को तुरंत भाप गए और तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे। स्वॉर्ड्समैन दायरे में रहते हुए तुम हमारे सामने अकड़ दिखा रहे हो। अरे ओ छोकरे, मैं तुम्हें 1 सेकंड का वक्त देता हूँ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। और हाँ, याद रखना, तुम्हें यहाँ से रेंगते हुए जाना है। यह क्या चल रहा है? स्वॉर्ड्समैन दायरे का कूड़ाकचरा भी अकड़ दिखाने चला आया है। स्वॉर्ड्समैन का दायरा बहुत ही निम्न स्तर का था, यहाँ तक कि उन चारों से भी कम। आर्यन ने उनकी परवाह नहीं की और उन चारों से कहा, चलो चलते हैं। उन चारों ने आर्यन को देखा और कहा, जी। तभी आर्यन ने वहां से जाने की कोशिश की।
रौद्रज्वाला के कप्तान ने ठंडे लहजे में कहा, जाना चाहते हो? क्या तुम मेरा हूलिहुओं का अपमान नहीं कर रहे हो? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुछ शिष्यों ने आर्यन का रास्ता रोक लिया। आर्यन रुका, मुड़ा और रौद्रज्वाला के कप्तान की ओर देखकर बोला, तो मैं तुम्हें हूलिहुओं अपनी नजरों में कैसे रखूं? हूलिहुओं ने कहा, या तो तुम भी उनकी तरह तोप का चारा बन जाओ और अग्नेय बैल गुफा में प्रवेश करो, या तुम पांचों आज हमारे नीचे से रेंगते हुए जाओ। हाँ हाँ हाँ, छोकरे, तुमने सुना, हमारे नीचे से रेंगते हुए जाओ। स्वॉर्ड्समैन दायरे का कचरा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की हिम्मत कर रहा है। जाओ और खुद को देखो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी औकात क्या है? चारों ओर से उपहास की बौछार। मालिक, आप पहले निकल जाएं। हाँ, हम यहाँ रुकते हैं, आप पहले चले जाएं। हम आपको फंसा नहीं सकते। भले ही उन्होंने आर्यन को एक ही मुक्के में अग्नेय बैल को मारते हुए देखा था, लेकिन हूलिहुओं की खेती साधारण नहीं थी। इतने सारे लोगों के साथ आर्यन उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही उन्हें मौत का डर था, उनके अपने सिद्धांत थे। वे दूसरों को मुसीबत में नहीं डाल सकते थे। आर्यन के होठों पर एक मुस्कान थी, चिंता मत करो। जब मैंने तुम्हें अपना साथी मान लिया है, तो तुम्हारा मालिक होने के नाते मुझे भी तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराना चाहिए। वे चारों हैरान रह गए। उन साथियों में से एक ने कहा, कुत्ते, तुम अभी किस बात पर हंस रहे थे? उसने अपनी बात खत्म की। एक ही कदम में वह आर्यन के सामने पहुंच गया। शुरुआती बिग स्वॉर्ड्समैन दायरे के हुआंग शियाओलुंग ने अपनी आभा छोड़ी, एक दमनकारी दबाव बनाया जो आर्यन पर टूट पड़ा। उसी समय उसने आर्यन के गाल पर एक थप्पड़ मारा। पा! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। आर्यन अपनी जगह से हिला भी नहीं। वह साथ ही जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ थे और वह तुरंत बेहोश हो गया। उसे यह भी नहीं पता चला कि आर्यन ने कैसे वार किया। सबके चेहरे के भाव बदल गए। तुम कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम मौत को बुला रहे हो। हमारे भयंकर अग्नेय युद्ध दल के सदस्य पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे मार डालो। आर्यन ने अपनी उंगली मोड़ी और कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारे कप्तान को दिखाऊंगा कि मैं उसका कितना सम्मान करता हूं। उसकी बात में पूरी तरह से उपहास था। सदस्य गुस्से से भर गए और आर्यन की ओर दौड़ पड़े। 10 से अधिक शिष्यों ने एक साथ हमला किया, जिनमें से हर एक की खेती आर्यन से ज्यादा थी। 5 तत्वों के चारों लोग भी थोड़ा हिले, आर्यन के बाएं और दाएं खड़े हो गए। बस, आर्यन ने उदासीनता से कहा, तुम लोग बस ध्यान से देखो, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, सांप की तरह मुड़ते हुए भीड़ में घुस गया। शक्ति किंग फिस्ट एक हथेली में बदल गया, एक के बाद एक थप्पड़ मारता रहा। पा पा पा। जब भी एक थप्पड़ की आवाज आती, एक आदमी गिर जाता। वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, न ही उसे रोक पाए। वह जमीन पर गिर गया और तुरंत एक मरे हुए कुत्ते में बदल गया। कुछ ही सेकंड में आर्यन हूलिहुओं के सामने खड़ा था। उसके पीछे भयंकर बाघ के सदस्य थे, जो दर्द से चीख रहे थे, जमीन पर लौट रहे थे। आर्यन ने हूलिहुओं को देखा और उदासीनता से कहा, अब मुझे तुम्हें अपनी नजरों में रखना होगा, है ना? हूलिहुओं ने अपना लार निगला, उसकी नजरें तन गईं और वह थोड़ा कांपा। आर्यन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी नजरों में रखता हूँ। अभी मेरी आंखें थीं, लेकिन मैं माउंट ताई को पहचानने में विफल रहा। मैं गलत था।
कृपया मुझे माफ कर दो वरिष्ठ भाई। हूलीहो को बहुत साफ पता था कि जैसे ही आर्यन अपना हाथ उठाएगा वह भी दूसरों की तरह थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर जाएगा। आर्यन से वह मुकाबला नहीं कर सकता था। चूंकि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता था तो उसे स्वाभाविक रूप से हार माननी पड़ी। आर्यन उदासीनता से हंसा और कहा, हार मान ली? क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने दूंगा क्योंकि तुमने हार मान ली है? आर्यन या तो कोई कदम नहीं उठाता या अगर उसने उठा लिया तो वह तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने हार मान ली है। हूलीहो एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर घुटने टेक दिया और कहा, वरिष्ठ भाई, मैं गलत था, यहाँ तक कि मेरी पैंट भी गलत है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आर्यन ने उन चारों को देखा और कहा, उनसे माफी मांगो। हूलीहो ने तुरंत उन चारों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आर्यन ने कहा, बस इतना ही? क्या तुमने अभी हमें अपने नीचे से रेंगने के लिए नहीं कहा था? हूलीहो की नजरें गहरी हो गईं और उसने आर्यन को देखा और कहा, बहुत ज्यादा मत करो। आर्यन हंसा, मुझे ज्यादा करना पसंद है। क्या हुआ? क्या तुम नाखुश हो? हूलीहो ने कहा, हम सभी बाहरी पंथ के शिष्य हैं, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? आर्यन ने कहा, अब जब तुम जमीन पर घुटने टेक रहे हो तो तुम कहते हो कि हम एक ही पंथ के हैं। अभी जब तुमने उनसे तोप का चारा बनने के लिए कहा था तो तुम्हें यह क्यों याद नहीं आया कि हम एक ही पंथ के हैं? हूलीहो ने कहा, मैं पहले ही घुटने टेक चुका हूं और मैंने अपनी गलती मान ली है। अगर तुम अब भी मुझे नहीं छोड़ते। आर्यन हंसा, तुम क्या चाहते हो? हूलीहो ने कहा, मैं वरिष्ठ भाई झोंग क्यूई का चचेरा भाई हूं, मुझे नाराज करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की आर्यन ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम अब भी मेरे सामने घमंड दिखा रहे हो। पाह। हूलीहो के मुंह के कोने से खून बहने लगा, उसकी आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं और उसने कहा, छोकरे, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरा चचेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी बात खत्म की। आर्यन ने उसे फिर से एक थप्पड़ मारा, यह बेकार है, भले ही तुम्हारा चचेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। इस थप्पड़ से हूलीहो सीधे बेहोश हो गया। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। एक लात से उसे दर्जनों फीट दूर भेज दिया गया। धत, तुम अब भी मेरे सामने घमंड दिखा रहे हो? वे चारों हक्के बक्के रह गए। चाहे हूलीहो कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह आर्यन जितना घमंडी नहीं था। तो क्या हुआ अगर यह रौद्रज वाला युद्ध दल था? तो क्या हुआ अगर यह हूलीहो था? तो क्या हुआ अगर यह झोंग क्यूई था, जो शीर्ष 10 विशेषज्ञों में दूसरे स्थान पर था? क्या मुझे उन्हें सम्मान देने की जरूरत है? वे चारों आर्यन के सामने चले गए और कहा, मालिक, झोंग क्यूई बाहरी पंथ का दूसरा सबसे मजबूत शिष्य है, अगर हम उसे नाराज करते हैं। बाहरी पंथ में कौन नहीं जानता था झोंग क्यूई के तरीकों को? उसके दूसरे सबसे मजबूत बनने का कारण उसकी मुट्ठी थी। वह पूरे रास्ते ऊपर चला गया था। जिसने भी उसे नाराज किया था उसका अंत अच्छा नहीं हुआ था। आर्यन ने उन पर आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हें याद रखना होगा, एक साथी के रूप में तुम डरपोक नहीं बन सकते। जो कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है उसे मौत के घाट उतार दो। अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो मैं हूं, समझ गए? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों,
आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3596। वाह बॉस, बहुत बढ़िया है। बॉस बहुत शक्तिशाली है। बॉस बहुत दबंग है। बॉस तो बहुत ही शानदार है। उन चारों ने एक के बाद एक कहा। उनकी आंखों में सम्मान था और वे आर्यन को पूजा भाव से देख रहे थे, मानो वे एक बार फिर उसके सामने घुटने टेकना चाहते हों। एक आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है, लेकिन उनके लिए ऐसे किसी से मिलना आसान नहीं था जो उन्हें पसंद करे। तो क्या हुआ अगर वे एक बार फिर घुटने टेक दें? फायर बुल वैली अग्नि वृषभ घाटी में कुछ दिन घूमने के बाद उन्हें हर जगह धमकाया गया था। उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें भगाया भी गया था। जब आर्यन ने उनकी मदद की तो मानो उन्हें अपने दिल में एक संरक्षक मिल गया है। आर्यन ने कहा, मुझे बॉस कहने की इतनी जल्दी मत करो। वे चारों चौंक गए और उनकी आंखें आर्यन पर टिक गईं। आर्यन ने आगे कहा, मेरा पिछलगू बनना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारा संरक्षक नहीं बन सकता। अगर तुम लोग सिर्फ समय बिताने के लिए एक संरक्षक ढूंढ रहे हो तो अभी यहां से चले जाओ। इस बार मैंने तुम्हें बचाया। अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। भले ही उन चारों के पास पंचभूत की शक्ति थी, लेकिन तो क्या हुआ? वह इन लोगों के लिए कोई आया नहीं था। अगर वे उसके साथ रहना चाहते थे तो उन्हें और मजबूत बनना होगा। कमजोर लोग अपनी किस्मत को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इस तरह जीने का क्या फायदा? वे चारों आर्यन को देख रहे थे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उनमें से एक ने कहा, बॉस, हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हम भी मजबूत बनना चाहते हैं। हम प्राचीन भयंकर दल में मजबूत बनने के लिए आए थे, लेकिन हमारा अभ्यास, हमें 5 साल हो गए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमें प्राचीन भयंकर दल में भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। कौन मजबूत नहीं बनना चाहता? हम भी चाहते हैं। हम रोजाना मजाक उड़ाना, रोजाना धमकाया जाना और रोजाना बेकार कहलाना नहीं चाहते। हम ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई रुकावट है। हम कितनी भी मेहनत करें, हम आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरे व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों में निराशा थी। वे चारों अपना सिर झुकाए हुए थे। यह बहुत मुश्किल था। वह मजबूत बनना चाहता था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं था। विवेकांश ने कहा, वे अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में मौजूद शक्तियों को जगाया नहीं है। यह पंचभूत की शक्ति है। इसके अलावा उन्हें नहीं पता कि एक दूसरे का समर्थन कैसे करना है। यहीं पर समस्या है।
पंचभूत ऐसी शक्तियां हैं जो एक दूसरे को मजबूत और नियंत्रित करती हैं। अगर उन्हें पता होता कि अभ्यास करने के लिए एक दूसरे की शक्ति कैसे लेनी है, तो उनके शरीर में पंचभूत की शक्ति बहुत पहले ही जाग जाती। लेकिन यह अभी सही है, वे नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, विवेकांश ने लापरवाही से कहा। वे एक खाली कागज की तरह थे। अगर वह शब्दों से भरा होता, तो उसे पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करना है। अभी उनके खाली कागज पर एक भी शब्द नहीं था। अगर विवेकांश आगे बढ़ता, तो यह उनके लिए बहुत आसान और बेहतर होता। आर्यन ने उन चारों को देखा और कहा, अभ्यास का मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मैं तुम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करूंगा। वे चारों ने आर्यन को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उनमें से एक ने पूछा, बॉस, मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन हम चारों, मेरा मतलब है हम पांचों, यहां तक कि बाहरी दल के बुजुर्गों को भी इसकी वजह नहीं मिल पाई। आर्यन ने कहा, बाहरी दल के बुजुर्ग कुछ भी नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, तुमने अभी कहा था कि तुम 5 थे, पंचभूत थे, और यहां पर वे 4 थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भी था जिसके पास पंचभूत की शक्ति थी? पंचभूत का मिलन? विवेकांश ने कहा, पंचभूत की शक्ति वाले लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ, वह बहुत संभवतः जल तत्व का होगा। उनमें से एक ने कहा, हमारे पास एक जूनियर सिस्टर भी है। हमारी तरफ से खड़े होने के लिए वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी और घर पर लेटी हुई थी। इस मिशन पर आने की वजह यह थी कि हम कुछ अंक कमाकर एक जल स्प्राइट पर जल मणि ले सकें, ताकि उसे ठीक किया जा सके, लेकिन हम चारों तो बेकार हैं। वे चारों ने फिर से सिर झुका लिया, उनकी आंखों में आंसू थे। विवेकांश ने कहा, जल स्प्राइट पर जल मणि, लगता है मेरा अनुमान सही है। वह लड़की जल तत्व की होनी चाहिए, और अगर उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल स्प्राइट पर जल मणि चाहिए, तो बहुत संभव है कि वह जागने वाली हो। हमारे पास सभी पांचों तत्व हैं। मालिक, इस बार हमने बहुत बड़ा लाभ कमाया है। आर्यन ने विवेकांश से कहा, क्या तुम्हें उन सबकी पंचभूत शक्तियों को जगाने का विश्वास है? विवेकांश ने कहा, चिंता मत करो। मेरे पास यहाँ पंचभूत के लिए कई अभ्यास पद्धतियां हैं। विवेकांश को इस मामले में बहुत आत्मविश्वास था। आर्यन ने सिर हिलाया, यह अच्छा है। इसके बाद आर्यन ने उन चारों को देखा और पूछा, मिशन पूरा करने के लिए तुम्हें अभी और कितने अग्नि वृषभ हॉर्न चाहिए? सोने के तत्व वाले ने कहा, हमारे पास एक भी अग्नि वृषभ हॉर्न नहीं है। वे चारों कुछ दिनों तक घूमते रहे, लेकिन कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया था। उनके लिए उस राक्षस को छीनना आसान नहीं था जो आर्यन ने घायल कर दिया था, लेकिन अंत में वे सब आर्यन से डर गए थे। आर्यन ने सोचा, मेरा मिशन और उनका, इसका मतलब है कि हमें कुल 19 अग्नि वृषभ को मारना होगा। इतने कम समय में इतने सारे अग्नि वृषभ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुलियाहो बाघ ने अग्नि वृषभ की गुफा के बारे में जो कहा था, उसे याद करते हुए आर्यन ने पूछा, तुम अग्नि वृषभ की गुफा के बारे में कितना जानते हो? आग के तत्व वाले ने कहा, अग्नि वृषभ की गुफा अग्नि वृषभ घाटी के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। घाटी के सभी अग्नि वृषभ की गुफा से ही बाहर आते हैं। मैंने सुना है कि गुफा में एक बहुत बड़ा राक्षस है जो विशेष रूप से अग्नि वृषभ को बनाता है। बॉस, वह जगह बहुत खतरनाक है। जो वहां जाता है वह जिंदा बाहर नहीं आता।
आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, रास्ता दिखाओ, अग्नि वृषभ की गुफा की ओर। खतरा? जब तक वे पर्याप्त थे, यह मायने नहीं रखता था कि वह कितना खतरनाक था। यह कहने के बाद आर्यन घाटी के निचले हिस्से की ओर चल पड़ा। वे चारों ने आर्यन को देखा और धीमी आवाज में फुसफुसाए, क्या वह हमें अभी भी तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। नहीं तो वह हमें अग्नि वृषभ की गुफा में क्यों ले जाना चाहेगा? आखिरकार यह पहली बार था जब वे आर्यन के संपर्क में आए थे, इसलिए वे नहीं जानते थे कि वह किस तरह का व्यक्ति था। इसके अलावा अग्नि वृषभ की गुफा एक मौत की जगह थी। उसमें प्रवेश करने का मतलब मौत था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित थे। लेकिन जिन में सोने के तत्व वाले का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने कहा, किसी के लिए हमें अपने साथ लाना आसान नहीं है। हम इस तरह से उसका अपमान नहीं कर सकते। भले ही हम मर जाएं, हम इसे स्वीकार करेंगे। हमारे लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं था और बॉस ने पहले हमें बचाया था। अगर वह नहीं होता तो हम पहले ही हुलियाहुओं के हाथों मर गए होते। बॉस ने मुझे मेरी जिंदगी दी है। भले ही वह इसे वापस लेना चाहे, मैं इसे स्वीकार करूंगा। चूंकि ऐसा है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। उन चारों की आंखें तनी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने आर्यन का अनुसरण करने का फैसला कर लिया था। आर्यन उनकी बातें साफ साफ सुन सकता था। उसके होंठ थोड़े से मुड़े और उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। वे चारों जल्दी से उसके पीछे हो लिए। अग्नि वृषभ पर्वत के प्रवेश द्वार पर बाहरी लोगों की तरह कपड़े पहने हुए दो आदमी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनमें से एक ने भयंकर रूप से कहा, तुम कुत्ते, तुम सच में तेज दौड़ते हो। अगर मुझे तुम्हारा मिशन नहीं पता होता तो तुम लगभग गायब हो गए होते। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3597। आपकी पिछली अनुरोधों के अनुसार मैंने सभी चीनी नामों और शब्दों को हिंदी में स्थायी रूप से सहेज लिया है। मैं इस बार भी ऐसा ही करूंगा और इस अंश को एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। अग्नि की घाटी में आर्यन की यात्रा। सूर्य की तपिश असहनीय थी। घाटी की गहराई में चट्टानें लाल सुर्ख हो चुकी थीं और उन पर घास का एक तिनका तक नहीं उग रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अंदर से लगातार गर्म हवा के झोंके आ रहे थे। हुर हुर हुर, हुर हुर हुर। गर्म हवा उसके शरीर पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी तंदूर में भूना जा रहा हो। आर्यन का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और चिपचिपा हो गया था। बस थोड़ी सी ही कमी थी कि उस पर जीरा छिड़ककर उसे भून दिया जाए। आर्यन ने पोंछते हुए कहा, लगता है यहाँ कुछ अजीब है। उनके साथ आए चार दोस्तों में से केवल फायर का शरीर थोड़ा सामान्य था। बाकी तीनों भी पसीने से लथपथ थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आर्यन ने उनकी ओर देखा और सोचा, अगर ये अंदर गए तो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, तुम लोग गुफा के मुहाने पर मेरा इंतजार करो, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। चारों भौंचक के रह गए। वे पहले ही आर्यन के लिए तोप का गोला बनने के लिए तैयार थे, लेकिन आर्यन के इस अचानक फैसले ने उन्हें हैरान कर दिया। मालिक, नहीं, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या हम पहले अंदर जाकर रास्ता देखें? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मेरे भाई हैं, मैं उनकी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। तुम लोग बाहर इंतजार करो। यह कहकर आर्यन ने गुफा के अंदर कदम रखा।
गुफा के बाहर चारों हक्के बक्के रह गए। उनमें से जिसने पहले आर्यन पर संदेह किया था, वह खुद को कोसने लगा। मैंने ऐसी वैसी बातें कही थीं, मैं बिल्कुल इंसान नहीं हूं। मुझे एक अच्छा इंसान मिला। आज से वही हमारा मालिक है। हमारी जिंदगी उसकी है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए चाकू और तीर रोकेंगे। अगर शुरुआत में वे चारों केवल आर्यन को अपना मालिक मान रहे थे, तो अब उनके दिलों में उन्होंने आर्यन को अपना असली बड़ा भाई मान लिया था। खासकर जब आर्यन ने कहा कि वह अपने भाई की जान के साथ मजाक नहीं करेगा, तो इससे वे बहुत प्रभावित हुए। गुफा के अंदर आर्यन के शरीर से लगातार सफेद भाप निकल रही थी। उसकी त्वचा लाल हो रही थी और उसके कपड़े जलने वाले थे। हफ! आर्यन ने गहरी सांस ली। हवा में लपटों की गंध थी। जब उसने सांस ली तो उसे लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग जल रहे हैं। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा था। आर्यन ने मन में सोचा, लेवल 1 ड्रैगन बॉडी। बूज। आदिम ड्रैगन शरीर की शक्ति छोड़ते ही आर्यन का शरीर सामान्य हो गया। जलती हुई हवा उसके चारों ओर लिपट गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह जलती हुई हवा उसके शरीर के पास भी नहीं आ पा रही थी। यह एक ड्रैगन के शरीर की शक्ति थी। मुंह। एक गर्जना के साथ उसकी नाक से लपटें निकलीं और एक जलता हुआ बैल तेजी से बाहर आया। उसने अपना सिर नीचे किया। उसके दो नुकीले सींग आर्यन की छाती पर लगने ही वाले थे। कितना हिंसक है! यह बाहर के जलते हुए बैलों से भी ज्यादा उग्र है। यह आते ही बेकाबू हो गया। अंदर कोई खजाना होना चाहिए या कुछ ऐसा जिसकी ये जलते हुए बैल रखवाली कर रहे हैं। आर्यन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी भौहें फड़की और उसने मुट्ठियां भींच लीं। जलते हुए बैल पर जोर से वार किया। धूम! वह सीधे बैल के सिर पर लगा और बैल जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर पर खून भी तुरंत खत्म हो गया। जलते हुए बैल के सींग इकट्ठा करने के बाद आर्यन गुफा में और अंदर चला गया। वह जितना अंदर जा रहा था, तापमान उतना ही बढ़ता जा रहा था और आसपास की चट्टानें पिघल रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि जो भी अंदर गया, वह जिंदा बाहर नहीं निकला। ऐसे तापमान में अगर किसी का शरीर मजबूत नहीं होता, तो वह सीधे राख में भून जाता। रोर! एक और जलता हुआ बैल और भी अधिक भयंकर ताकत के साथ बाहर आया। यह पहले वाले से भी बड़ा था। जैसे ही वह आया, वह बेकाबू हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह आर्यन को घूर रहा था। उसकी नाक से लपटें निकल रही थीं और वह पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने दोनों हाथों से उसे रोका। धूम! एक कदम पीछे हटते हुए वह हवा में उछला। राइजिंग ड्रैगन! एक तलवार नीचे गिरी। वह जलता हुआ बैल सीधे दो हिस्सों में कट गया। वह मर गया। आर्यन ने जलते हुए बैल के सींग इकट्ठे किए और फिर से आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई जलते हुए बैल मिले जो बाहर आए। हर एक पहले वाले से ज्यादा भयंकर था। उन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे थे। इस तरह की लड़ाई का मतलब था कि अगर वह मर भी जाए तो भी वह किसी को अपने साथ ले जाएगा। वह पूरी ताकत लगा रहा था। यह आर्यन था। अगर कोई और होता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। मजबूत और अधिक उग्र। ऐसा लगता है कि अंदर एक जलता हुआ बैल राजा है। एक बॉस होना चाहिए। आर्यन ने जलते हुए बैल के सींग इकट्ठे किए और अंदर गया। अब आसपास का वातावरण और भी खराब था। पहले चट्टानें केवल धीरे धीरे पिघल रही थीं,
लेकिन अब गुफा के दोनों तरफ मैग्मा जैसा था। दोनों तरफ की लाल सुर्ख चट्टानें बह रही थीं और उसके सिर के ऊपर से चट्टानें समय समय पर टपक रही थीं। आर्यन का लेवल 1 प्राचीन ड्रैगन बॉडी इतने लंबे समय तक चला था और उसकी त्वचा की सतह लाल होने लगी थी। तापमान बहुत ज्यादा था और उसके कपड़े जलकर एक गेंद बन गए थे। हुहुहु। आर्यन ने कुछ गहरी सांसें लीं और अंदर चला गया। अचानक रोर, एक गर्जना। पूरा फायर बुल वैली अचानक कांप उठा। पहाड़ की चोटी से मैग्मा की एक धारा बाहर निकली। धम! ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फट गया। जल्दी से घाटी छोड़ो। जो शिष्य अभी भी घाटी में जलते हुए बैलों का शिकार कर रहे थे, वे घबरा गए। भले ही उनकी खेती कमजोर नहीं थी, लेकिन उनके लिए इस तरह की प्राकृतिक आपदा का विरोध करना मुश्किल था। लेकिन केवल मैग्मा की एक धारा बाहर निकली और मैग्मा की दूसरी धारा बाहर नहीं निकली। हवा में दो अमर जैसे बुजुर्ग अचानक रुक गए। फायर एलिमेंटल इरप्शन। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ के तल पर एक बहुत अच्छा आग का गुण रखने वाला राक्षस है। इसके अलावा इसने पहले ही फायर एलिमेंटल ची का आकार ले लिया है और उसे विकसित कर लिया है। भाई डोंग, क्या आप आग के किसान नहीं हैं? यह फायर एलिमेंटल ची का क्षेत्र है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से इसे महसूस किया। फिर कहा, फायर एलिमेंटल ची बहुत शुद्ध है। इस राक्षस ने कम से कम 3000 साल तक खेती की है और पर्वत श्रृंखला की दिशा को देखते हुए नीचे एक भूमिगत मैग्मा होना चाहिए, जो मैग्मा की शक्ति का उपयोग करके फायर एलिमेंटल ची की खेती कर रहा है। इसे मुश्किल से आकाश और पृथ्वी का स्पिरिट ट्रेजर माना जा सकता है। उत्तम। मेरा सबसे बड़ा शिष्य इमॉर्टल एम्परर के दायरे में प्रवेश करने के महत्वपूर्ण क्षण में है। अगर उसे इस आग तत्व की मदद मिलती है तो उसे बाधा को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, जिससे उसे हाई गॉड स्पेस के चयन में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। वह स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन के राघव से नहीं हारेगा। ओह, दूसरा बूढ़ा थोड़ा हैरान था। जब वे बात कर रहे थे, वह अमर पहले ही प्रकाश की एक किरण में बदल गया था और फायर बुल वैली की चोटी पर उतर गया था, जो मैग्मा के छेद को देख रहा था। उसका शरीर डूब गया और वह सीधे पहाड़ में घुस गया। दूसरा बूढ़ा उसके पीछे पीछे आया। जो मैग्मा अभी फटा था, वह साधारण मैग्मा नहीं था। इसमें एक अतुलनीय रूप से घना फायर एलिमेंटल ची था, साथ ही आकाश और पृथ्वी का एक घना स्पिरिट ची भी था। इसे आकाश और पृथ्वी का खजाना माना जा सकता है। इस तरह के खजाने के जन्म को छिपाया नहीं जा सकता था। यह कई अजीब जानवरों को इसके लिए लड़ने के लिए आकर्षित करेगा और यह विशेषज्ञों द्वारा भी खोजा जाएगा। मैग्मा के फटने के बाद घाटी में सभी जलते हुए बैल बेकाबू हो गए। उन्होंने मनुष्यों पर हमला करना जारी नहीं रखा, बल्कि मुड़ गए और फायर बुल केव की ओर भागे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3598। उग्र ज्वालाएं दहाड़ रही थीं और लावा खौल रहा था। लावा के गड्ढे से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट रही थीं। दो विशालकाय बैल के सींग एक ठंडी चमक के साथ चमक उठे और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां बहुत मोटी थीं, जो शक्तिशाली ताकत से भरी हुई थीं। उसकी नाक में एक छल्ला लटका हुआ था और उसके नथुने आग की लपटों की तरह थे। उसकी गर्दन पर एक लंबी जंजीर लटकी हुई थी। उसकी कमर पर एक मोटी बेल्ट थी, जिस पर राजा शब्द लिखा हुआ था। वह गाय नहीं था, वह मानव रूप में था। बस कुछ जगहें थीं
जिनका अभी विकास नहीं हुआ था। हालांकि इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बॉस, एक मानवरूपी बॉस। यह पहली बार था जब आर्यन ने प्राचीन दुनिया में इस तरह के बॉस का सामना किया था। लावा में लगातार खौलते हुए बैल राजा को देखकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। बॉस, मैंने बहुत समय से किसी बॉस को नहीं देखा, आर्यन ने उत्साह से कहा और फिर सिस्टम को जांचने के लिए खोला। बॉस ज्वलंत बैल राजा। स्तर अमर, गुण अग्नि, कौशल विवरण वश में किया जा सकता है। सिस्टम इंटरफेस पर सरल विशेषताओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। आर्यन ने अपने हाथों को रगड़ा और हंसे बिना नहीं रह सका। भाड़ में जाए, इसे वश में करना, मैं इसे खत्म करके रख दूंगा। उसने इतने समय से बॉस को नहीं देखा था, अब जब उसे यह दिख गया था तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था। इस समय आर्यन बहुत भूखा था, जैसे उसने कुछ सालों से मांस नहीं खाया हो। वह सुगंधित जांघ के मांस के टुकड़े को कैसे जाने दे सकता था? बिल्कुल नहीं। अचानक, जैसे ही आर्यन हंसे, बूम! लावा के गड्ढे से एक गर्म लहर फूटी, जिससे ज्वलंत बैल राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। बस! गर्म लहर ने हमला किया, जिससे आर्यन का शरीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आर्यन खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और लगभग हवा में उड़ने ही वाला था। ज्वलंत बैल राजा की नजर को देखकर आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ज्वलंत बैल राजा की शक्तिशाली जानवर की आभा ने अचानक आर्यन के दिमाग को कुचल दिया। उसका शरीर थोड़ा सा नीचे धंस गया। दबाव बहुत मजबूत था। कम से कम यह आखिरी बार मिले जापानी भूत राजा से बहुत मजबूत था। इसके अलावा ज्वलंत बैल राजा का दबाव इतना मजबूत था कि यह लहरों में लगातार आ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे रोक सकते थे या नहीं। एक के बाद एक आर्यन का शरीर इसे और नहीं ले सका। उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। एक इंसान मेरे इलाके में आने की हिम्मत करता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ज्वलंत बैल राजा ने अपना मुंह थोड़ा खोला और आर्यन को तिरस्कार से घूरा। पिघले हुए गड्ढे से निकलने वाली गर्म लहरें भी लगातार उन पर हमला कर रही थीं। पागलों की तरह आर्यन से टकरा रही थीं। यह एक अकेला हमला नहीं था, बल्कि एक समूह का हमला था। गर्म लहर का हमला और दबाव का हमला दोनों ही समूह के हमले थे। जब तक वह इस गुफा में था, आर्यन छिप नहीं पाएगा। तुम मेरी इस थोड़ी सी क्षमता के साथ मेरे इलाके में बेरहमी से व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। ज्वलंत बैल राजा तिरस्कार से भर गया था। उसने अभी अभी अग्नि तत्व की खेती की थी और एक मानव शरीर में विकसित हुआ था। वह पहले से ही मानव भाषा में बोल सकता था। आर्यन के शरीर से निकलने वाली आभा से वह आर्यन की खेती का पता लगाने में सक्षम था। कमजोर, बहुत कमजोर। ज्वलंत बैल राजा ने स्वाभाविक रूप से आर्यन को गंभीरता से नहीं लिया। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और नाखुश होकर कहा, मेरी थोड़ी सी क्षमता के साथ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। स्तर 3 प्राचीन नाग शरीर। खुल जा। दहाड़। एक दहाड़ के साथ नाग की दहाड़ ने आर्यन के शरीर को हिला दिया। गर्म लहर का हमला पलट गया। दबाव का हमला सीधे कुचल दिया गया। आर्यन के शरीर पर आभा हिल गई, जैसे एक विशाल नाग अचानक नीचे आ रहा हो। विशाल नाग का सिर ज्वलंत बैल राजा को घूर रहा था। ज्वलंत बैल राजा का शरीर नीचे धंस गया और उसका विशाल शरीर लावा के नीचे दबने वाला था। उसकी आंखें थोड़ी अचेत थीं और साथ ही उसने डर का एक निशान प्रकट किया। 10,000 जानवरों का नाग सम्राट था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे विकसित हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत थे। नाग की शक्ति के सामने सब कुछ कचरा था। स्तर 3 नाग शरीर बिना गुस्से के। इसने सीधे ज्वलंत बैल राजा को इस हद तक कुचल दिया कि वह हिल भी नहीं सका। यहाँ तक कि पूरी गुफा में गर्म लहर भी कुचल दी गई थी और लावा अब लुढ़क नहीं रहा था। ज्वलंत बैल राजा ने अपनी अचेत आंखों से आर्यन को देखा और कहा, तुम एक इंसान हो, क्यों तुम्हारे पास नाग की शक्ति है? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इस थोड़ी सी शक्ति में क्या गलत है? ज्वलंत बैल राजा ने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने कहा, क्या तुम अभी भी अहंकारी हो? ज्वलंत बैल राजा ने आर्यन को देखा और वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, बच्चे, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम नागों के विशेषज्ञ हो। तुम्हारी खेती नागों के विशेषज्ञों के लायक नहीं है। भले ही तुम्हारे शरीर पर आभा नाग की शक्ति में बदल गई है, लेकिन यह तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है, इसलिए मुंह। ज्वलंत बैल राजा गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर पर आग की लपटें अचानक उछलीं, जैसे एक आग का सांप बाहर निकल रहा हो। आग की लपटें लावा के साथ मिश्रित हो गईं। यह लुढ़का और बाहर उछला, एक गोलार्ध का निर्माण किया और तुरंत आर्यन को घेर लिया। विस्फोट! ज्वलंत बैल राजा ने एक भारी दहाड़ लगाई। लावा और आग की लपटें सभी आर्यन की ओर फट गईं। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और वह बाहर निकल आया। जिस क्षण आग की लपटें और लावा फट गए, आर्यन सीधे ज्वलंत बैल राजा के सिर पर उतरा। उसकी मुट्ठी हिल गई। शक्तिशाली राजा मुक्का, एक विशाल हथौड़े की तरह, इसने ज्वलंत बैल राजा के सिर की ओर भारी वार किया। धमाका! ज्वलंत बैल राजा के दो विशाल सींगों के बीच की जगह सीधे फट गई, जिससे वह दर्द में चिल्लाया। उसका शरीर एक कील की तरह था क्योंकि उसे आर्यन द्वारा तुरंत लावा में तोड़ दिया गया था। मुंह! उसके सिर के ऊपर एचपी भी आधा गिर गया। ज्वलंत बैल राजा द्वारा जारी की गई लावा की आग की लपटें भी तुरंत बुझ गईं। आर्यन का शरीर लावा के गड्ढे के ऊपर तैर रहा था। ज्वलंत बैल राजा को देख रहा था जो लावा में डूब गया था। उसने तिरस्कार में हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी भी अहंकारी हो? गरज! लावा की गहराई से एक गड़गड़ाहट का विस्फोट हुआ। उसी समय पूरी अग्नि बैल घाटी कांप रही थी और दसियों किलोमीटर के दायरे में पहाड़ और नदियां भी कांप रही थीं। चट्टानें नीचे गिर गईं। राक्षस दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दहाड़! ज्वलंत बैल राजा की दहाड़ ने अग्नि बैल घाटी के अग्नि बैल को पागल कर दिया। उसी समय एक लावा ज्वलंत बैल अचानक लावा से बाहर निकल आया। दहाड़! यह आर्यन की ओर बढ़ा और उस पर भारी टक्कर मारी। आर्यन ने इसे हल्के से चकमा दिया, मुड़ा और अपनी हथेली से नीचे की ओर मारा, सीधे ज्वलंत बैल को दो हिस्सों में काट दिया, जैसे कि वह गोभी काट रहा हो। पागल हो गए? आओ, कुछ और के साथ बाहर आओ, मुझे बस ज्वलंत बैल सींगों की जरूरत है, आर्यन ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखें लावा के गड्ढे को घूर रही थीं। आगे लावा के गड्ढे से आग की लपटें लगातार निकल रही थीं। एक के बाद एक ज्वलंत बैल ऊपर की ओर दौड़े। दहाड़! दहाड़! नीचे की पूरी पर्वत श्रृंखला हिल रही थी और गुफा भी लगातार हिल रही थी। गुफा के बाहर भी ऐसा ही था। घाटी से वापस दौड़ने वाले ज्वलंत बैल भी किसी और चीज की परवाह किए बिना आर्यन की ओर दौड़े। एक चिमटे का हमला। यह असाधारण रूप से क्रूर था। आर्यन के हाथ में एक महान खजाना तलवार थी और उसका शरीर एक प्रेत की तरह था।
एक वार के साथ उसने एक के बाद एक को मार डाला और उनमें से हर एक को पल भर में मार दिया गया। आओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने पैदा कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं। ये ज्वलंत बैल सभी ज्वलंत बैल राजा द्वारा बनाए गए थे। उसने भूमिगत लावा का इस्तेमाल किया और एक निश्चित गुप्त विधि के साथ इसे मिलाकर इन ज्वलंत बैलों को लगातार बनाया। लेकिन ये ज्वलंत बैल आर्यन के लिए थोड़े बहुत कमजोर थे। यह पर्याप्त नहीं था। मुंह ज्वलंत बैल राजा ने एक दहाड़ लगाई और उसका कद एक बार फिर से दोगुना हो गया। इस समय उसका पूरा शरीर लावा में ढका हुआ था। उसका दिल। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3599। आर्यन जो एक गुफा के अंदर था, एक ज्वाला को देख रहा था। ज्वाला की लौ एक मुट्ठी के आकार की थी और उसका रंग उगते सूरज की तरह लाल था, लेकिन वह बहुत चकाचौंध करने वाली थी। जैसे ही ज्वलंत बैल राजा लावे से बाहर निकला, गुफा का तापमान अचानक बढ़ गया। यह बहुत गर्म था। हवा में आग की गंध भर गई थी और जब आर्यन ने सांस ली तो उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। अगर उसके पास आदिम ड्रैगन शरीर नहीं होता तो आर्यन का शरीर राख हो गया होता। अग्नि तत्व आर्यन ने पूछा, यह क्या है? यह एक प्रकार की अग्नि आत्मा है, आग का सार, विवेकांश ने कहा। विवेकांश ने उदासीनता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति एक इंसान जैसा शरीर बना सकता है। तो इसने अग्नि तत्व की ऊर्जा को विकसित किया है। ऐसा लगता है कि भूमिगत पर्वत श्रृंखला में लावे के सार को इसने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। आर्यन ने पूछा, क्या यह बहुत मूल्यवान है? आर्यन ने विवेकांश की कोई और बात नहीं सुनी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था और न ही इस बात की कि यह कितना अद्भुत था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह मूल्यवान है या नहीं। विवेकांश ने धीरे से कहा, बस सामान्य है। यह उबाऊ है। आर्यन ने तुरंत रुचि खो दी। अगर यह सामान्य है तो इसमें क्या बात है? विवेकांश ने कहा, गुरुजी, आप खुद को कौन मानते हैं? इस तरह का बच्चों का खेल आपकी नजरों में सामान्य ही होगा, लेकिन नश्वर दुनिया के साधकों के लिए यह सामान्य नहीं है। यह काफी शानदार है। क्या बाहर पंच तत्व के साथी नहीं हैं? यह अग्निसार मेरे शरीर में पंच तत्वों की शक्ति को जगा सकता है। यह अग्नि तत्व उसकी कड़वी साधना को 10 साल तक कम कर सकता है। विवेकांश के शब्द सामान्य कैसे हो सकते थे? नश्वर दुनिया में वे कम से कम भगवान के स्तर पर थे। विवेकांश के शब्द सुनकर आर्यन ने कहा, धत, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पंच तत्व भाइयों का पोषण करना होगा। ये लोग ठीक वैसे ही थे जैसा कि विवेकांश ने कहा था। वे सभी बिना तराशे हुए नायाब हीरे थे। एक बार जब उन्हें तराशा जाएगा तो वे अद्भुत होंगे। विवेकांश का पंच तत्व भाइयों के लिए मूल्यांकन बहुत उच्च था, जो कि बाली तियानहाई और झाओ दाहान से भी बढ़कर था। इसका मतलब था कि उनमें महान भगवान की जगह में पहुंचने की क्षमता थी। अगर उसे भगवान की जगह में प्रवेश करना था तो आर्यन को मदद की जरूरत होगी। इसके अलावा पंच तत्व भाई भविष्य में पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। यह तो बहुत अद्भुत था। धमाका। ज्वलंत बैल राजा की शक्ति हिंसक रूप से हिल गई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी गुफा ढहने वाली लग रही थी। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं और उसने आर्यन को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, ओए, मैं तुम्हें अपनी ताकत का अनुभव कराऊंगा। गुंजन।
जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ज्वलंत बैल राजा की आभा से एक गुंजन की आवाज आई और उसके दिल की जगह पर लाल लौ थोड़ी सी चमकी। ज्वलंत बैल राजा ने अपने हाथों को लावे में डुबो दिया। एक पल में हलाला लावे से 10 मीटर लंबा ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा निकाला गया। लावा पानी की तरह लगातार टपक रहा था। ज्वलंत बैल राजा ने युद्ध के हथौड़े को पकड़ लिया। उसने अपनी बाहें हिलाईं, उसे ऊंचा उठाया। अग्नि तत्व की ऊर्जा फिर से बढ़ गई। हथौड़ा गुस्से में नीचे आया। हलाला अंतरिक्ष तब तक जल गया जब तक उसमें दरारें नहीं पड़ गईं और लाल दरारें हल्की हल्की दिखाई देने लगीं। विवेकांश ने फुफकारते हुए कहा, सावधान, उसकी शक्ति अग्नि तत्व के हमलों से भरी हुई है। तुम्हारा शरीर अभी तक उस तरह की अजेय और अमर अवस्था तक नहीं पहुंचा है। जब आर्यन ने विशाल ज्वलंत हथौड़ा को अपनी ओर आते देखा तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सांप की चमड़ी हिलने लगी। युद्ध का हथौड़ा जमीन पर गिर गया। गर्जना जमीन में सीधे दरार पड़ गई और पूरा पहाड़ भी फट रहा था। इसके अलावा युद्ध के हथौड़े से टकराने वाली जगह तुरंत लावे से जलने लगी और काली चट्टानें तुरंत पिघल गईं। यह शक्ति नुकसान थोड़ा हद से बाहर है। आर्यन ने हल्के से फुफकारते हुए उत्साह से कहा, एक मालिक ही होता है, यह बस अलग है। मुझे यह पसंद है। यह जितना भयंकर था, आर्यन को उतना ही ज्यादा पसंद आया। मालिक जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यह जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छी चीजें गिराएगा। जब विवेकांश ने कहा कि अग्नि तत्व एक सामान्य चीज थी, तो आर्यन की रुचि खत्म हो गई। लेकिन अब ज्वलंत बैल राजा ने जो भी शक्ति छोड़ी थी, वह उस अग्नि तत्व से आई थी। यह नुकसान, यह विस्फोटक शक्ति, यह चीज बुरी नहीं थी। अच्छी चीज देखकर आर्यन का खून खौल उठा। समय आ गया था। ज्वलंत बैल राजा दहाड़ा, धमाका। ज्वलंत युद्ध के हथौड़े ने एक बार फिर हमला किया। आर्यन का शरीर धुंधला हो गया और सांप ने उसे चकमा दे दिया। ज्वलंत बैल राजा गुस्से में दहाड़ा, ओए इंसान, क्या अब तुम कुत्ते की तरह डर गए हो? तुम मेरे एक भी हथौड़े को लेने की हिम्मत नहीं करते। तुम नीच हो। उसे राक्षस द्वारा ताना मारा गया था। विवेकांश ने कहा, उसकी कमजोरी उसका दिल है। अगर वह अपनी अग्नि तत्व की ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है, तो वह अपनी शक्ति का स्रोत खो देगा। तुम क्या कमजोरी ढूंढ रहे हो? अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो उससे सीधे लड़ो। धत, तू कमीना राक्षस, मुझे ताना मारने की हिम्मत कैसे करता है? आर्यन की आंखें भयावह हो गईं और 3 स्तरीय ड्रैगन शरीर की शक्ति फूट पड़ी। उसका शरीर हिल गया। धड़ाम! वह सीधे हवा में कूद गया और उसका शरीर बाहर निकल गया। तुरंत ज्वलंत बैल राजा के सामने दिखाई दिया। तुम मुझे ताना मारने की हिम्मत करते हो? जब ज्वलंत बैल राजा ने आर्यन को अपने सामने देखा, तो ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा हिल गया और एक दहाड़ निकली, भाड़ में जाओ। ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा लावे से बाहर निकाला गया, अपने साथ लावे की लपटें लाया। यह आर्यन के सिर के ऊपर से बच गया और भारी रूप से नीचे गिरा। इस बार आर्यन ज्वलंत युद्ध के हथौड़े से पूरी तरह से घिरा हुआ था। छिपने की कोई जगह नहीं थी। वह चकमा नहीं दे सकता था। हालांकि आर्यन ने भी चकमा देने के बारे में नहीं सोचा। वह ज्वलंत बैल राजा के सामने दिखाई दिया। उसके सामने वह उससे सीधे लड़ना चाहता था। क्या ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा इतना अद्भुत है? नुकसान हद से बाहर है। लावा में सब कुछ जलाने की शक्ति है। धिक्कार है। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं।
उसकी मुट्ठियां नीचे गईं और कसकर बंद हो गईं। आर्यन की मुट्ठियों से एक शक्ति बाहर निकली, जिससे तुरंत एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सिर के ऊपर ज्वलंत युद्ध के हथौड़े को घूरकर देखा। उसका शरीर एक बार फिर बाहर निकला, सीधे ज्वलंत युद्ध के हथौड़े की ओर बढ़ रहा था। पावर किंग आसमान को फाड़ता है। एक घूंसा ज्वलंत युद्ध के हथौड़े पर भारी पड़ा। धमाका। लपटें हर जगह बिखर गईं। हवा में आतिशबाजी के विस्फोट की तरह आर्यन की मुट्ठियां जल गईं और उनमें चुभन हुई, जैसा कि अपेक्षित था। मेरा तीसरा स्तर का शरीर अभी भी अजेय नहीं है। हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक था। हालांकि आर्यन की नंगी मुट्ठी ने हजारों किलो के युद्ध के हथौड़े को जबरदस्ती रोक दिया और ज्वलंत बैल राजा के शक्तिशाली बमबारी के तहत ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया और वह ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो? हे। उसकी बाईं मुट्ठी फिर से हिल गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक आर्यन की मुट्ठियों ने तूफानी बारिश की तरह ज्वलंत युद्ध के हथौड़े पर बमबारी की। ज्वलंत युद्ध के हथौड़े के ऊपर का लावा लगातार फटता रहा। यह अब आतिशबाजी के विस्फोट का दृश्य नहीं था। यह अब एक उल्का वर्षा की तरह था और लावा हर जगह छींटे मार रहा था। ज्वलंत युद्ध का हथौड़ा लगातार कम होता रहा। ज्वलंत बैल राजा लगातार नीचे दबाव डालता रहा। हालांकि वह इसे बिल्कुल भी दबा नहीं पाया। इतना ही नहीं, उसकी बाहें भी सुन्न हो गईं और वह आर्यन के हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। क्या आप चाहते हैं कि कहानी आगे बढ़े? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3600। वह तुम्हारा सामना कर रहा था और तुम में जरा भी गुस्सा नहीं था। फिर से लटकाओ। मैं इसे काट दूंगा, देखता हूं तुम कैसे इसे फिर से लटकाओगे। प्रज्वलित युद्ध हथौड़ा। इसे टुकड़ों में उड़ा दो, फिर से हथौड़ा मारो। प्रज्वलित बैल राजा के हाथ लगभग उखड़ने वाले थे। वह बहुत दुखी और असहज था। असहजता इस बात की नहीं थी कि आर्यन ने उसके प्रज्वलित युद्ध हथौड़े को नष्ट कर दिया था, बल्कि इस बात की थी कि उसे आर्यन द्वारा कुचला जा रहा था। उसने हजारों साल तक अग्नि तत्व ऊर्जा का अभ्यास किया था, तभी उसकी ताकत अमर जगत तक विकसित हो पाई थी। लेकिन उसे एक ऐसे इंसान द्वारा कुचला जा रहा था जो केवल तलवारबाज जगत में था। वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकता था? प्रज्वलित बैल राजा के सिर के ऊपर के कुछ बाल गुस्से से खड़े हो गए, जैसे कि उसका पूरा शरीर फटने वाला हो। आह! एक जंगली चीख के साथ गुफा में हिंसक कंपन हुआ और मैग्मा पागलपन की हद तक जलने लगा, लगातार उबल रहा था। इसी क्षण प्रज्वलित बैल राजा की अग्नि तत्व ऊर्जा भी फट गई। इसने एक गहरे लाल रंग का प्रकाश मंडल बनाया। प्रकाश मंडल मुड़कर एक विशेष मुहर बन गया। यह दृश्य, आर्यन थोड़ा हैरान था। धत, क्या यह एक बैल सिर है? प्रज्वलित बैल राजा के शरीर पर अंधप्रभ की ऊर्जा थी। वह सच में आर्यन के कारण पागल हो गया था और एक अतिभयंकर अवस्था में चला गया था। यह सही नहीं है। धिक्कार है। क्या यह मोंडो है जो डब्ल्यू खोल रहा है? आर्यन बड़बड़ाया। प्रज्वलित बैल राजा को घूरते हुए मुस्कुराया और कहा, ठीक है, एक और भी मजबूत शक्ति है। प्रज्वलित बैल राजा का पूरा शरीर गहरा लाल था और वह पूरी तरह से पागल हो गया था। उसके दोनों हाथ नीचे गए और उसने मैग्मा की गहराइयों में झांक मारा। उलाला! मैग्मा के उबलने की एक और श्रृंखला की आवाज आई
और उसके बाद एक और गहरा लाल गदा बाहर खींची गई। धत, क्या तुम जादू कर रहे हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। विवेकेंद्र ने कहा, स्वामी सावधान रहें, वह आपसे पूरी तरह से क्रोधित हो चुका है। आर्यन हंसा, मैं चाहता हूं कि वह गुस्सा हो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करे। विवेकेंद्र ने पूछा, क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि तभी मजा आता है। धड़ाम! प्रज्वलित बैल राजा ने अपनी गदा घुमाई और लपटें फूट पड़ी। पूरी गुफा लाल हो गई, मानो वह पिघलने वाली हो। उसने आर्यन की ओर इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह आगे बढ़ा। उसने आर्यन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन ने हल्के से छलांग लगाई। आदिम नाग की जीभ बहुत तेजी से चली, लगभग जैसे यह एक झटका हो। आर्यन दूर नहीं कूदा। वह प्रज्वलित बैल राजा से सिर्फ 2 मीटर दूर था। प्रज्वलित बैल राजा के शरीर के चारों ओर के प्रज्वलित घेरे में भारी क्षति पहुंचाने की शक्ति थी। इतना ही नहीं, इसमें लपटों की एक अनूठी रक्षात्मक शक्ति भी थी। आर्यन मन ही मन चौंक गया और कहा, क्या यह बैलसिर के बड़ा और मोंडो के डब्ल्यू का संयोजन है? उलाला! एक हाथ से उसे पकड़ने में असमर्थ प्रज्वलित बैल राजा ने अपनी गदा आर्यन की ओर दे मारी। आर्यन नहीं हिला। उसने अपनी बाहें फैलाकर सीधे हथौड़े को रोक दिया। बैंग! एक शॉकवेव बाहर निकली। आर्यन का शरीर भी थोड़ा नीचे झुक गया। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूं। प्राचीन नाग शरीर के तीसरे स्तर की एक समय सीमा थी और इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे। हालांकि दुष्प्रभाव उस सीमा के भीतर थे जिसे आर्यन स्वीकार कर सकता था। हालांकि वह समय सीमा से अधिक नहीं हो सकता था, वरना आर्यन के शरीर में असहजता महसूस होगी। उसके शरीर के फटने और उसकी मानसिक शक्ति के समाप्त होने का दर्द बहुत दर्दनाक था। इसलिए अपने हाथों के अचानक दबाव से उसने गदा को रोक दिया। उसका शरीर हिल गया और एक उछाल के साथ वह सीधे प्रज्वलित बैल राजा के सिर पर जा गिरा। लपटों का गहरा लाल घेरा आर्यन पर लगातार हमला करता रहा। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी दाहिनी मुट्ठी नीचे की। प्रज्वलित बैल राजा की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने एक दहाड़ लगाई। उसके दिल में अग्नि तत्व ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो गई। उसने अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, नीचे उतरो। दहाड़! उसकी आवाज में एक ड्रैगन की दहाड़ थी, जैसे कि एक ड्रैगन दहाड़ रहा हो। इसके अलावा इस क्षण आर्यन के शरीर के चारों ओर एक विशाल ड्रैगन की अदृश्य छाया थी। उसने प्रज्वलित बैल राजा के सिर के ऊपर एक मुक्का मारा, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन क्रूरता से नीचे गिर रहा हो। रंबल! 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 एक विशाल शॉकवेव बाहर भेजी गई। ऊर्जा की शॉकवेव नग्न आंखों से देखी जा सकती थी क्योंकि वह बाहर निकल रही थी। प्रज्वलित बैल राजा भयंकर था। जब उसके शरीर पर लपटें आर्यन की शक्ति के संपर्क में आईं, तो वे तेजी से बिखर गईं। उसका शरीर भी लगातार झुक रहा था और नीचे जा रहा था। बाम! उसके दोनों घुटने सीधे जमीन पर टिक गए। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा फट गया। आग जैसा लाल खून बाहर बहने लगा। आखिरकार धड़ाम! विशाल शरीर नीचे गिर गया। गुफा धंस गई और मलबा गिरने लगा। उसका आधा शरीर दब गया था। प्रज्वलित बैल राजा के शरीर की आभा तेजी से कमजोर हो गई और गुफा का तापमान भी तेजी से गिर गया। हफ हफ हफ! हफ हफ हफ! प्रज्वलित बैल राजा,
जो जमीन पर पड़ा था और हिलने में असमर्थ था, जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी नाक के नथुने हवा के झोंकों की तरह थे, क्योंकि वह आर्यन को घूर रहा था जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। हे मेरे स्वामी, कृपया मुझे जाने दें। इस समय प्रज्वलित बैल राजा भयभीत था। उसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वह अब और कोई ताकत लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पास अब कोई ताकत नहीं थी। तुम्हें जाने दूं, आर्यन ने प्रज्वलित बैल राजा के सिर पर खून के अंतिम निशान को देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे तुम्हें क्यों छोड़ना चाहिए? प्रज्वलित बैल राजा ने कहा, मैं तुम्हारा युद्ध पालतू बन सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा वफादार रह सकता हूं, मैं। आर्यन ने तिरस्कार में कहा, मेरी बहन, मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम अब यमराज को रिपोर्ट कर सकते हो। जब वे बात कर रहे थे, आर्यन का मुक्का लगा। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बाम, प्रज्वलित बैल राजा के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन के मुक्के ने सीधे उसके एचपी को शून्य पर ला दिया। यह भी इसी समय था कि सिस्टम बज उठा। आर्यन की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं और वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यह फट गया, यह फट गया, मुझे कुछ अच्छा दो। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को प्रज्वलित बैल राजा को मारने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को प्रथम श्रेणी अग्नि तत्व प्राप्त करने के लिए बधाई। हाँ। आर्यन ने कुछ सेकंड इंतजार किया, लेकिन कोई और सूचना नहीं आई। आर्यन तुरंत गाली देने लगा, सिस्टम, धिक्कार है तुम पर, मैंने आधे दिन तक इतनी मेहनत की और तुमने सिर्फ एक अग्नि तत्व गिराया। क्या तुम इससे भी ज्यादा धोखा दे सकते हो? जैसे ही आर्यन ने गाली देना खत्म किया, सिस्टम एक बार फिर से बस उठा, लेकिन इस बार यह कोई सूचना नहीं थी कि कुछ गिर गया है। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को प्रज्वलित बैल राजा को मारने के लिए एक विशेष इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। हाँ। आर्यन फिर से चौंक गया, धिक्कार है, विशेष इनाम? बड़ा भाई, सिस्टम कमाल है। आर्यन ने एक किताब के पन्ने पलटने से भी तेज अपना चेहरा बदला। एक सेकंड वह गाली दे रहा था और अगले सेकंड वह मुस्कुरा रहा था। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को एक विशेष इनाम कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई, दृढ़ इच्छाशक्ति। दृढ़ इच्छाशक्ति? यह किस तरह का कौशल है? रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है, यह कौशल लगता है। अचानक। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।